बड़ा दिन है क्योंकि ख़ासतौर से कंजम्पशन कंपनीज़ में एशियन पेंट्स और टाइटन जो निफ्टी की कंपनियां हैं उनके नंबर्स आएंगे। F&O में शामिल 5 कंपनियां जैसे कि टाटा पावर, उनके भी नंबर्स आएंगे। हमारे साथ मंगलम जुड़े हैं और कंचन जुड़े हैं, दोनों से जानेंगे कुछ नंबर्स। पहले मंगलम के पास चलेंगे और जानेंगे कि एशियन पेंट्स और टाइटन के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? एशियन पेंट्स से शुरुआत करते हैं क्योंकि जो स्टॉक है वो अपने पीक से कुछ 30-32% नीचे गिर चुका है। आप देखें तो ज़्यादा कंपटीशन, कंज्यूमर सेंटिमेंट वीकनेस और रॉ मटेरियल प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से भी बहुत वीक नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। 3% डिक्लाइन इन रेवेन्यू, उस वजह से 20% डिक्लाइन एबिटा में, और नेट प्रॉफिट जो है वो 22% डिक्लाइन होगा। जो डोमेस्टिक पेंट वॉल्यूम्स हैं वो फ्लैट एक्सपेक्टेशन है। आप देखें तो पिछले क्वार्टर में वो -0.5% थे। बहुत सारे अरसे के बाद एशियन पेंट्स ने नेगेटिव वॉल्यूम रिपोर्ट किया था पिछले क्वार्टर में, और उस वक्त वो भी कहा था कि तीसरा क्वार्टर भी हाई बेस और बिना किसी डिमांड सर्ज की वजह से वीक होगा, और मार्जिन्स जो हैं उनके 18 से 20% की जो बैंड उन्होंने दिया था उसमें से लोअर एंड पे होगा। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस है एशियन पेंट्स के साथ। कंपटीशन काफ़ी है, और ऐसे समय में अगर कंपनी ने थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा दिया तो हो सकता है इन्वेस्टर्स एशियन पेंट्स को वापस से देखें। और टाइटन जो है वो सिर्फ 6% दूर है अपने 52 वीक हाई से, तो 67 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 1-1.5 साल में टाइटन ने भी कल्याण को आउट परफॉर्म किया था। कल्याण पिछले 1 महीने के आसपास में जो भारी गिरावट देखी है उस वजह से ट्रस्ट जो है इन्वेस्टर्स का टाइटन के तरफ फिर से बढ़ गया है। स्ट्रॉन्ग, अच्छा उनका रेवेन्यू परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होगा। फेस्टिव वेडिंग सीजन, गोल्ड प्राइस की ग्रोथ, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने हमें थर्ड क्वार्टर अपडेट दिया था। 24% ज्वेलरी बिजनेस उनका जो है वो ग्रो होगा। गोल्ड सेल्स जो हैं वो 24% ग्रो होंगे। तो ओवरऑल रेवेन्यू जो है उसमें 28% का इजाफा देखने मिलेगा। मार्जिन्स 10% ज़रूर होंगे। नेट प्रॉफिट 9% बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइटन के लिए ये है कि उनके नंबर्स में इस बार 250 से 250 करोड़ के आसपास का एक इन्वेंट्री लॉस भी देखने मिलेगा। मार्जिन्स जो हैं वो लो 3 वजह से होंगे। एक जो है स्टडीड रेशियो उनका कम होगा, गोल्ड ज़्यादा होगा, और दूसरा जो कंपटीशन है उस वजह से गोल्ड के मार्जिन्स थोड़े कम हो चुके हैं, और तीसरा ये जो वन टाइम इन्वेंट्री लॉस मैंने कहा। बट सबसे इंपॉर्टेंट टाइटन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक M&A सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट कंपनी अगर रिजल्ट के साथ कर दे तो स्ट्रीट उसे बहुत फेवरेबली देखेगा। तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ना कि नंबर्स पे, जो स्ट्रीट को ऑलरेडी मालूम है। कुछ M&A अनाउंसमेंट होगा तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, इन चीज़ों पे ध्यान रहेगा। एशियन पेंट्स 2.5% से पहले रिजल्ट से पहले 2.5% तक करेक्ट होकर फिलहाल डे लो के आसपास है एशियन पेंट्स। शरद जी, एशियन पेंट्स क्या लग रहा है आपको, क्रूड सरदर्द बना हुआ है, या फिर अब जो लोगों के पास पैसे बचेंगे तो अब रेनोवेट कराएंगे घर को, पेंट पे खर्च करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक क्रूड का सवाल है, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म जायरेशंस को सेट असाइड कर दीजिए, बट लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में क्रूड नीचे ही जा रहा है, तो क्रूड से रिलेटेड डेरिवेटिव्स भी नीचे जाने चाहिए। और रॉ मटेरियल साइड का जो प्रेशर है वो एशियन पेंट को इतना बॉदर नहीं करना चाहिए। अब जैसे-जैसे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है रेड सी वाली, वो भी नॉर्मलाइज होती है, तो मुझे लगता है जो एक शिपिंग कॉस्ट वगैरह का या वहाँ पे भी डिमांड थी फ्यूल की, वो भी काफी कम हो जाएगी। तो वो एंगल तो मुझे लगता नहीं कि एशियन पेंट्स को बहुत ज्यादा बॉदर करेगा। नया कंपटीशन जो आ गया है सिस्टम में, ऑब्वियसली वो एक चैलेंज है उनके लिए। बट एशियन पेंट्स लीडर है मेरे हिसाब से, इतनी जल्दी उनको इम्पैक्ट नहीं होगा, रादर जो मार्जिनल प्लेयर्स हैं उनको इम्पैक्ट होगा। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि यहाँ से आप निबल इन करना चालू कीजिए एशियन पेंट्स, बजट जैसी स्टोरीज में। हर करेक्शन पे आपको ग्रेजुअली अपना फंड डिप्लॉय करना चाहिए। 3-4 ट्रांचेस में उसको डिप्लॉय करिए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये ग्रेजुअल आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। और जहाँ तक कंजम्पशन और बाकी डिमांड रहने की बात है, चूंकि रियल एस्टेट पे हमारा व्यू काफी बुलिश है, तो मुझे नहीं लगता कि पेंट कंजम्पशन एज सच थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होनी चाहिए। बट चूंकि नए इनकम्बेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा अनसर्टेनिटी है। बट इन वैल्यूएशंस पे मेरे हिसाब से स्टार्ट तो कर ही देना चाहिए निबल इन करने। आप 3-4 ट्रांचेस बना लीजिए हर 5% ड्रॉप पे, और एक्यूमुलेट करिए। अगर मिलता है तो गुड इनफ, नहीं मिलता है तो ठीक है। बट यही स्ट्रैटेजी रख के मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन का जोन तो सर्टेनली है इन स्टॉक्स का। एक्यूमुलेट करने की सलाह लॉन्ग टर्म के लिहाज से एशियन पेंट्स शरद जी को अच्छा लग रहा है, तो आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। चलिए अब कंचन के पास चलते हैं, और कंचन बताइए कि टाटा पावर के नतीजे कैसे रह सकते हैं? नतीजे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे एक अच्छे खासे उछाल की हमें संभावनाएं हैं। 21,417 करोड़ पे हमें ये नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वो भी इस टाइम पे अच्छे खासे पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। मार्जिन हालांकि यहाँ पे फ्लैट साइड में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे अच्छा खासा सुधार देखा जा सकता है। बेसिकली जो सेल है और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग है उससे जो रेवेन्यू है उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। मुद्रा पीएलएफ से भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ Q3 में कंपनी ने 800 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो अपने पोर्टफोलियो में और भी जोड़ ली है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे खासा ध्यान रखनी होगी कि जो कंपनी का एडजस्टेड मुनाफा है वो 8% तक घटने का अनुमान है। मेजरली आईटीपीसी से जो डिविडेंड इनकम आई है नहीं मिलने के चक्कर में इसमें एक हमें डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और जो कंपनी की जॉइंट वेंचर है और एसोसिएट्स है उसकी जो लोअर प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी वजह से भी कंपनी के एडजस्टेड प्रॉफिट में हमें एक डेंट देखने को मिल सकता है। अब आपको कहां पे नजर रखनी होगी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का कंपनी किस तरीके से एक्सपेंशन करती है, साथ ही साथ ऑर्डर बुक की क्या ग्रोथ आती है, डेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी किस तरीके से करती है और आगे को लेके मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, ये आपके की फोकस एरिया होने चाहिए। कंचन बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये टाटा पावर पर एक अर्निंग्स प्रीव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं।